Hello students, today we will read chapter 3 of class 9th, that is atom and molecules. अब सबसे पहले बेसिक चीज पे आते हैं, एटम क्या होता है. ठीक है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशन है, बट जो सबसे बेसिक डेफिनेशन एटम की, कि एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. मैटर की सबसे छोटी यूनिट है, which can be further subdivided into electron, proton and neutron. ये तीन चीजें होती हैं एटम के अंदर. एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं. इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव. न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? जीरो. और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव. तो ये जो प्रोटॉन है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलर ऑर्बिट में बांध के रखते हैं. जैसे सूरज है, सूरज के अराउंड सब प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स है. तो कई सारी बुक में आपको डेफिनेशन मिलेंगे कि एटम कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. वो गलत है. एटम कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इनफैक्ट अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी तोड़ दिया गया है, आप अगर हायर फिजिक्स पढ़ोगे तो. कोई बात नहीं. तो ये एटम की डेफिनेशन हो गई. अब जो पहली चीज दी है आपकी बुक में, वो दो लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना, कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है. तो जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत सिंपल है. मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि हम ना मैटर को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. बट ये लॉ गलत है. जब एटॉमिक बम फूटता है तो जो एटम का न्यूक्लियस फट जाता है और पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो ये लॉ गलत है, बट फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप भारत में पढ़ रहे हो. भारत में सब गलत पढ़ाया जाता है आपको. ठीक है, तो पढ़ो, क्या करोगे. एनसीईआरटी ऐसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, लेकिन इन सब चीज़ों को चेंज नहीं किया गया है. तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो डम है. कोई बात नहीं. तो ये स्टेट करता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. या किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसे मैंने कहा ये C प्लस O2 विल गिव CO2, ये केमिकल रिएक्शन है. किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड वाले एरो, इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. कहने का मतलब अगर इसका मास 12 है, इसका मास 32 है, तो इसका मास कितना आएगा? 12 प्लस 32 44 ग्राम. तो दो डेफिनेशन है, मैटर कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, और इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. अब इसका एक सवाल आता है 1 नंबर का या 2 नंबर का, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है और कई बार एग्जाम में भी आता है, कि 4-5 एलिमेंट दे देगा, बोल देगा एक एलिमेंट का मास निकालो. जैसे मैंने एक सिंपल रिएक्शन लिख दी, A reacts with B to give C plus D plus E. A का मास दे दिया 10 ग्राम, B का मास दे दिया 12 ग्राम, C का मास दे दिया 6 ग्राम, D का मास दे दिया 2 ग्राम. पूछ लिया व्हाट इज द मास ऑफ E, तो लेट द मास ऑफ E बी X. अब आपको क्या पता है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 10 प्लस 12 22 इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट 6 प्लस 2 8 प्लस x. 22 माइनस 8 कितना आएगा? 14. आ गया आंसर. x इज इक्वल टू 14. तो ये एक न्यूमेरिकल आता है. आई होप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज क्लियर, बट ये लॉ गलत है. ठीक है, अगली बार आपका टीचर आपको पढ़ाए तो बोल देना कि गलत पढ़ा रहे हैं, क्या ऐसा मत बोलना, बट लॉ गलत है तो बताना चाहिए. नेक्स्ट दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन. बहुत अच्छा लॉ है ये, एंड आई लव दिस लॉ. डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन. अब ये लॉ कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन atoms combine in a fixed ratio by mass. Atoms combine in a fixed ratio by mass. अब इसका सिंपल मतलब क्या है? मैंने कहा H2O, क्या बोलता है H2O? H2O होता है पानी.
तो अब चाहे मैं कहीं का भी पानी ले लूँ, चाहे मैं अपने घर का ले लूँ, फॉर्मूला क्या मिलेगा H2O। H2O मतलब 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। अब मैं चला गया पाकिस्तान, मैंने वहाँ का पानी ले लिया, वहाँ भी मुझे पानी का फॉर्मूला क्या मिलेगा H2O मतलब 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का। फिर मैं अमेरिका चला गया, फिर मैं चाइना चला गया, हर जगह मुझे वाटर का फॉर्मूला क्या मिलेगा H2O। मतलब एक केमिकल कंपाउंड में जो टाइप ऑफ एटम है और उनके जो नंबर है वो हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो वही है एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। अब रेशियो बाय मास कैसे दे दिया आपको, देखो अभी मासेस याद नहीं है, याद हो तो अच्छी बात है, मेरे को याद है। जैसे हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कितने एटम है 2, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2 ग्राम। रेशियो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम। अब इसको डिवाइड करो, 2 1s are 2 8s है, तो कितना आया 1:8। अब इसको रीड कैसे करना है, 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑक्सीजन, ऐसे रीड करना है। और ये एक दो रेशियो आप याद कर लो, आपके पेपर में यही आएंगे। एक और कौन सा आता है CO2, कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, रेशियो ऑक्सीजन का मास होता है 16, कितने एटम हैं 2, तो कितना हो गया 16 2 32। इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 3s 4 8s 3:8। अब इसको कैसे रीड करोगे, 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑक्सीजन। अब सुन लो, ये फिक्स हो गया। सपोज मेरे पास 3 ग्राम कार्बन है, CO2 बनाना है, मेरे पास 3 ग्राम कार्बन है और मेरे पास 10 ग्राम ऑक्सीजन है। कितना है 3 ग्राम कार्बन और 10 ग्राम ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन में पूछ लिया कि कितना CO2 बनेगा, तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत इजी है, 3 + 10 कितना हो गया 13 ग्राम। ये गलत है, आप लॉलीपॉप हो ऐसा कर रहे हो। रूल क्या बोलता है, 3 ग्राम विल ओनली कंबाइन विद 8 ग्राम। हम लोग की तरह नहीं है कि घर में 2 रोटी खाए और वो बर्थडे पार्टी में या शादी में तो 10-15 रोटी और वो पनीर वनीर सब ठूस के आ गए। इनका फिक्स है, इनकी दे आर मैन ऑफ प्रिंसिपल, दे आर नॉट लाइक अस। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 ग्राम विल ओनली कंबाइन विद 8 ग्राम और 2 ग्राम ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और CO2 कितना बनेगा 3 + 8 11 ग्राम। यही लॉ है। यहाँ भी देख लो, मान लो मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है, H2O बनाना है मेरे को, और मेरे पास 20 ग्राम ऑक्सीजन है। लेकिन आपको रूल से क्या पता है, 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, केवल 8 ग्राम से। तो 1 8 से रिएक्ट करेगा, तो 1 + 8 कितना बनेगा 9 ग्राम H2O बन जाएगा, और बाकी 20 में से 8 माइनस करो, 12 ग्राम ऑक्सीजन क्या चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। तो जो रेशियो फिक्स है ना, उसी में कंबाइन करेगा, ना उससे कम से करेगा ना उससे ज्यादा से। क्लियर है चीज। अब आपकी किताब में एक सवाल दिया है NCERT में, जो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, ठीक है। क्या दिया है सवाल, सवाल दिया है कि इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8। ठीक, तो फिर क्वेश्चन बोलता है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंबाइन विद 3 ग्राम हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन में एक की जगह कितना दे दिया है, 3 ग्राम दे दिया है, और बोला 3 ग्राम के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सिंपल डायरेक्ट मेथड से कर दो, आपको पता है कैसे करना। कैसे, 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करती है, 8 ग्राम ऑक्सीजन से। तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगी, 3 ग्राम इंटू 8 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। देखो यूनिट भी कैंसिल होती है, ग्राम ग्राम कैंसिल, ये बस ग्राम हो जाए, 3 8 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आ गया आंसर, समझ में आया। तो ये एक सिंपल सवाल है कि भैया 1 ग्राम इतने से करता है, तो 3 ग्राम कितने। एक टॉफी 8 रुपए की, तो 3 टॉफी कितने रुपए की, 24 रुपए की, 3 24। सो इजी। आई होप द लॉ इज क्लियर टू यू। इसका एक क्वेश्चन आपकी NCERT एक्सरसाइज में भी दिया है, CO2 वाला, ठीक है, वो भी ट्राई करना, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो बोलो तारा तारा। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो मुझे नहीं पता। अच्छा चलो, नेक्स्ट टॉपिक में कोई रैंडम टॉपिक उठा लेता हूँ, एटम का साइज। देखो एटम का जो साइज है बहुत छोटा होता है, एटम का साइज होता है नैनोमीटर, जो उसका रेडियस है वो नैनोमीटर में, नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁻⁹।
एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। तो एटम्स को अपन किसके थ्रू देखते हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं।